नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि निर्मला सीतारमण जो हमारी वज़ीर फाइनेंस है, उन्होंने पार्लियामेंट में बजट 2024-25 पेश कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक बजट का सवाल है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है बराए साल 2024-25 उसका जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 48,20,512 है। जबकि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है कि 11,11,111 करोड़ रुपए ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का अंदाजा लगाया गया है। और इस तरह जहां तक टोटल रिसिप्ट का सवाल है 32.07 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। इसी तरह टोटल एक्सपेंडिचर टोटल जो एक्सपेंडिचर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 48,20,512 है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बजट का सवाल है, ऐसा लगता है कि अक़लियतों के ताल्लुक से या आदिवासियों के ताल्लुक से या फिर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो इनकलाबी पॉलिसियाँ होनी चाहिए या इनकलाबी ग्रांट्स होनी चाहिए वो इस मरतबा नहीं देखी गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक अक़लियती बजट का सवाल है, आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि वो हमेशा अक़लियतों के बजट को कम करती रही है और अगर कोई बजट में इजाफा भी हुआ है तो बराए नाम इजाफा हुआ है, यानी ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने अक़लियतों के बजट में इजाफा किया है। मिसाल के तौर पर इस मरतबा जो निर्मला सीतारमण ने बजट तकरीर की, तकरीबन 85 मिनट तक उन्होंने तकरीर की। और आपको ये भी बता दूं कि अक़लियतों का जहाँ तक सवाल है तो अक़लियतों के बजट के बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अक़लियतों का जो नुक़्ते नज़र से देखना निहायत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक़लियतों के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं ख़ास तौर पर। और आपको ये बता देंगे, जहाँ तक बजट 2023-24 का सवाल था तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि 3,097.60 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया था अक़लियतों के लिए, यानी 3,097 करोड़ बजट मुख्तस किया गया था। जबकि 2024-25 में इसे बढ़ाकर 3,183 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2% का मामूली इजाफा हुआ है अक़लियतों के बजट में। लेकिन किरेन रिजिजू कहते हैं कि ये जो वज़ारत अक़लियती बहबूद के लिए बजट मुख्तस किया गया है वो एक ड्रीम बजट है अक़लियतों के लिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने पिछले साल ही अक़लियतों तलबा के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम्स थे उसको ख़त्म कर दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अक़लियतों को तालीमी यानी शोबे में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई थी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक चीज़ों का सवाल है, मोदी हुकूमत में ये कहा गया है कि हमने ये चीज़ें महंगी कर दी हैं, हमने वो चीज़ें सस्ती कर दी हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और आपको हम बाद में बताएंगे कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई, कौन सी चीज़ महंगी हुई और राहुल गांधी ने इस बजट के बारे में क्या कहा, शशि थरूर का रद्द-ए-अमल क्या है, चंद्रबाबू नायडू क्यों खुश हो गए हैं और खुशी से फूले क्यों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं नीतीश कुमार, आखिर क्यों। तो बहरहाल चलते हैं सज्जा साहब से। जी देखिए, जैसा कि अलग हिसाब बजट पेश कर दिया गया, जी निर्मला सीतारमण ने बड़े जोश व खरोश के साथ जो है ऐवान में तकरीर की, बजट तकरीर, और बजट की सारी तफसीलात फराहम की। और उन्होंने जो है ये दावा किया है कि ये जो बजट है ये जो है मुतवस्सित और गरीब तबके और किसानों को जो है ध्यान में रखते हुए बनाया गया जी। उनका ये कहना था कि इस बजट से मुतवस्सित तबके को जो है और ख़ास तौर पे जो है जो घरेलू सनतें हैं, छोटी सनतें हैं, छोटी सनतों को इससे जो है बड़ी मदद मिलेगी। और फिर उनका ये भी दावा था कि इस बजट में बेरोज़गारों को भी जो है ध्यान में रख के तैयार किया गया है। और उनका ये दावा है कि अगले 4 साल में 2 करोड़ नौकरियां मोदी की जो है हुकूमत देगी। अच्छा। आपको याद होगा कि मोदी ने जो है गुज़िश्ता सन 2014 में कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज लगता है कि वो भी जो है हकीकत की जो है एहसास या फिर जो भी हम कहें कि अब निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे अगले 4 साल में। जी। और फिर वो ये दावा भी करती हैं कि ये बजट जो है
हिंदुस्तानी मैशियत को जो है मतलब एक दीगर मुल्कों में जो है एक बड़ा मुकाम दिलाएगा। हमारी जो है मैशियत बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ रही है और उनका ये भी दावा है कि अफराते ज़र की शरह 4% हो जाएगी इस बजट के बाद। इस बजट में जो तजावीज़ हैं, जो मंसूबे हैं और जिस तरीके से जो है पैसे को खर्च करने के लिए जो है यहाँ पे प्लान बनाया गया है, उस प्लान के तहत अगर काम होगा तो हमारी जो है मैशियत मुस्तहकम होगी, हमारे किसान को जो है फ़ायदा होगा और फिर हमारे बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार मिलेगा और फिर जो है जो छोटी सनतें हैं उनको जो है सपोर्ट हासिल होगी और फिर जो है बहुत सारी बातें हैं, हरी हरी दिखाई गई है, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और मोदी साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क की तारीख का सबसे बेहतरीन बजट है। मोदी साहब मुबारकबाद दे रहे हैं आवाम को। जी। मोदी साहब आवाम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपको इतने अच्छे बजट को जो है आज जो है आपको इतना अच्छा बजट दिया गया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जी। उन्होंने कहा कि तीसरी मियाद में, देखिए निर्मला सीतारमण कह रही थी कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में तीसरी मियाद में चूँकि मोदी की जो है सरकार आ गई है, तो मोदी साहब की क़यादत में तीसरी मियाद में आज हम जो बजट पेश कर रहे हैं, ये बजट इस मुल्क को खुशहाली की नई बुलंदियाँ अता करेगा। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही बजट जो है ऐवान में जारी होता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। सरमायाकारों को कहा जा रहा है कि एक ही झटके में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, एक ही झटके में सरमायाकारों को आज जो है स्टॉक एक्सचेंज में हलचल देखी गई। बहरहाल ये सारी बातें हैं, यकीनन जैसे कि आपने कहा कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है और जो है खरगे का क्या रिएक्शन है, राहुल गांधी का क्या रिएक्शन है। बहरहाल अपोजिशन ने तो इसको मायूस कुन जो है करार दिया है और अपोजिशन ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश करने की कोशिश की गई है, अपनी कुर्सी बचाने का ये बजट तैयार किया गया है और इस बजट में कुछ तजावीज़ रखी भी गई हैं, तो वो कांग्रेस के मंशूर से मुतासिर रखी गई, कॉपी पेस्ट किया गया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट के बारे में हमेशा आप देखेंगे कि सनतकारों से लेकर ताजरीन से लेकर जो सियासतदान हैं, स्टॉक मार्केट के माहिरीन हैं, वो और फिर आम जो लोग हैं वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं और देखते हैं कि आखिर बजट में उनके लिए क्या फ़वायद पेश किए गए हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ, अगर मोदी जी तो इस बजट को बहुत ज़्यादा बेहतरीन करार दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है और आपको ये भी बता दूँ कि निर्मला सीतारमण ने 7वीं मरतबा ये बजट पेश किया है, यानी मरकजी बजट पेश किया। यूनियन बजट पेश करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, आप रिकॉर्ड तोड़ दें, कोई इसमें एतराज़ की बात भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है और उसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है। लेकिन जहाँ तक तबाही व बर्बादी का रिकॉर्ड है, मोदी हुकूमत जिस अंदाज में तोड़ रही है वो बहुत ही इबरतनाक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मोदी हुकूमत का सवाल है, और जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि जैसे ही ये बजट पेश किया गया, जिसकी तारीफ मोदी कर रहे हैं, बीजेपी कायदीन कर रहे हैं, मरकजी वज़रा कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि जैसे ही बजट पेश किया गया और निर्मला सीतारमण की जो तकरीर हो रही थी, उनका खिताब हो रहा था, जैसे जैसे वो खिताब आगे बढ़ रहा था, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो तबाही की तरफ जा रही थी, गिरावट का शिकार हो रही थी। और आपको बता दूं कि बजट पेश करने के चंद घंटों के अंदर ही 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूब गए, यानी सरमायाकारों को चूना लग गया। 10 लाख करोड़ रुपए का कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक बात है कि 10 लाख करोड़ रुपए सरमायाकारों के डूब गए हैं। तो ये बजट की शुरुआत है, उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है बजट का, वो स्टॉक मार्केट पर पड़ा है और आप देखेंगे कि शेयर्स के भी गिरने लगे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि बजट में क्या क्या आम आदमी के लिए फ़वायद दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपनी 85 मिनट की बजट तकरीर में कहा कि सालाना जो न्यू बजट टैक्स सिस्टम लागू किया जा रहा है, उसके तहत सालाना
3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी सिफर टैक्स होगा। और 3 लाख से लेकर 7 लाख की सालाना आमदनी या इनकम जिसकी होगी उस पर 5% टैक्स यानी फिक्स किया जाएगा या आयद किया जाएगा। इसी तरह 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की जो सालाना आमदनी के हामिल लोग हैं उन पर 10% टैक्स, और 10 लाख से 12 लाख रुपए आमदनी के हामिल लोगों पर 15% टैक्स आयद किया जाएगा। 12 लाख तक 15 लाख आमदनी पर 20% और 15 लाख से ज़ायद आमदनी पर 30% टैक्स आयद किया जाएगा। तो अब अंदाजा कीजिए कि एक आम आदमी को बचाने की कोशिश का ये सहरा अपने सर लेते हुए जिस अंदाज में ये टैक्स सिस्टम आयद किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि सबके लिए खतरनाक है। आप अंदाजा लगाइए 15 लाख अगर कोई कमा रहा है तो फिर 30% जो टैक्स वो क्यों देगा? इसकी तो तबाही बर्बादी है। इस तरह के जो टैक्स सिस्टम होगा, टैक्स रिजीम होगा, वो आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे, आपको मैंने बताया कि कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है, कौन सी चीज़ महंगी हो गई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्सरे मशीन सस्ते हो गए हैं। इसके साथ ही जो 25 क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, अहम मिनरल्स हैं, मदनियात है, और वो भी सस्ते कर दिए गए हैं। कैंसर मशीन जैसा कि मैंने आपको बताया है वो भी सस्ते कर दिए गए हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल चार्जर से वो भी सस्ते कर दिए गए हैं। इसी तरह सिल्वर है और इंपोर्टेड गोल्ड है, लेदर गुड्स है, वो भी सस्ते हो गए हैं। सी फूड जो समुद्री ग़िज़ाएँ हैं वो भी सस्ते कर दिए गए हैं सज्जा साहब, और सोलार पैनल है और सोलार सेल्स है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो भी सस्ते कर दिए गए हैं। अगर महंगा क्या हुआ है तो आपको बता दूं कि जो लेबॉर्ट्री केमिकल्स है वो महंगे कर दिए गए हैं। पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स हैं वो महंगे हो गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट वो महंगी कर दी गई है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो भी महंगे हो गए हैं। इसी तरह टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो है यानी मवासिलाती आलात जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं। तो सज्जा साहब आप देखेंगे कि गरीबों को क्या क्या फ़ायदा हुआ? क्या अनाज सस्ता कर दिया गया, क्या तेल सस्ता कर दिया गया, या दालें सस्ती कर दी गई है? ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल यही है। लोगों को उम्मीद थी कि आज बजट पेश होगा तो हुकूमत ऐलान करेगी कि हमने पेट्रोल की कीमत 50 रुपये कर दी है फी लीटर, जी, डीजल की कीमत हमने 40 रुपये फी लीटर कर दी है, और फिर लोगों को उम्मीद ये थी कि हुकूमत ये ऐलान करेगी कि हमने गैस सिलेंडर की कीमत में जो है 200, 300, 400 रुपये की कमी कर दी है, हम 600 रुपये में जो है गैस सिलेंडर देंगे। चूँकि तीसरी बार आपने इक़्तिदार सौंपा है मोदी सरकार को, मोदी सरकार दावा करती है कि आवाम ने हम पे भरोसा किया है। तो आवाम ने आप पे भरोसा किया है, आपको तीसरी बार सरकार सौंपी है, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप आवाम की राहत के लिए काम करते हैं। अपोजिशन ने, इंडिया जो इत्तेहाद था उसने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने इलेक्शन में कहा था कि हम आएंगे तो पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, गैस भी सस्ती करेंगे, रोज़गार भी देंगे, और फिर जो है किसानों को MSP जो है अक़ल तरीन जो इमदादी कीमत है वो फौरी देंगे, उनका सारा अनाज खरीदेंगे और उनको जो है राहत देंगे। और फिर उन्होंने कहा था कि ये जो महंगाई है, अनाज पे महंगाई है, ये दूध पे महंगाई है, ये जो है दीगर अशिया ज़रूरिया पे महंगाई है, इसको भी हम कम करेंगे। जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि छोटी सनतों को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत जो है छोटी सनतों को इमदाद देगी, माशी इमदाद, माली इमदाद देगी। बहरहाल इंडिया ब्लॉक ने बहुत सारे वादे किए थे। अब लोगों को ये लग रहा था कि जब तीसरी मियाद में मोदी जो है वज़ीर आज़म बन के आ गए हैं और वो अपने आप को नेहरू, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नेहरू के बराबर अपने आप को समझने लगे हैं, जवाहरलाल नेहरू के बराबर, और वो ये समझने लगे हैं कि जो है आवाम ने उन पे एतमाद करके तीसरी बार उन्हें इक़्तिदार सौंपा है, तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो आवाम के तई जो है अपना जो है एतमाद बहाल करने के लिए वो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कुछ बड़े फैसले करते। लेकिन जो है हेर फेर वाला बजट लग रहा है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, कोई चीज़ जो है साफ तौर पे आपने ये नहीं कहा है कि आप ये चीज़ सस्ती कर रहे हैं। आपने यकीनन ये कह दिया कि जो है हमने सोने पे कस्टम ड्यूटी कम कर देंगे, आपने ये कह दिया कि हमने कैंसर की दवाओं पे जो है ड्यूटी ख़त्म कर देंगे या फिर टैक्स कम कर देंगे, आपने ये कह दिया कि जो है मोबाइल फ़ोन पे हम जो है ड्यूटी कम कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये नहीं कहा
कि हम एक गरीब आदमी को राहत पहुंचाएंगे। अब यकीनन देखिए, निर्मला सीतारमण ये दावा करती हैं कि हमने मुतवस्सित तबके को टारगेट किया है, हमने जो है मुतवस्सित तबके को टारगेट किया है, गरीब आवाम को हमने टारगेट किया है, वो ये कहती हैं। तो जब आपने टारगेट किया है तो फिर आपने कम क्यों नहीं किया? महंगाई को ख़त्म करने के लिए इस बजट में क्या इक़दाम हैं, ये बोलने को निर्मला सीतारमण भी तैयार नहीं है। तो यकीनन जब अपोजिशन सवाल कर रही है कि इस बजट में भी आपने खेल खेला है, अपोजिशन ये कह रही है कि इस बजट में भी आपने सियासत की है, इस बजट में भी आपने आवाम को नहीं देखा है, आवाम की ज़रूरतों को नहीं देखा है, बल्कि आप अपने इत्तेहादियों जैसे कि चंद्रबाबू नायडू हैं, जैसे कि नीतीश कुमार हैं, उनको जो है आपने देखा है, उनको खुश करने की कोशिश की है। तो ये एक जो है अलमनाक बात है, अफसोसनाक बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छा रिमार्क किया है इस बजट पर। उन्होंने कहा कि ये बजट जो जिसके बारे में मोदी दावा कर रहे हैं कि गैर मामूली बजट है और आवाम के ख्वाबों की ताबीर है और ये ड्रीम बजट है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बल्कि ये बजट तो कुर्सी बचाओ बजट है। यानी आपने देखा कि किस तरह बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई है, और आप देखेंगे कि बिहार में तो ऐसा लग रहा था कि एक्सप्रेस वेज का एक जाल बिछाया जा रहा है। और जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, आंध्र प्रदेश की जो अमरावती दारुल हुकूमत है उसके फ़रोग़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपये यानी मुख्तस किए गए हैं और आंध्र प्रदेश पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की गई है। लेकिन शशि थरूर हो या फिर आप दूसरे जो कांग्रेसी कायदीन हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि क्या मुल्क में सिर्फ 2 ही रियासतें हैं, तो बिहार और आंध्र प्रदेश, जिन पर आप ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहे हैं, दूसरी रियासतें भी मुस्तहिक़ हैं, वहाँ वो भी तरक्की करना चाहती हैं, और आप ऐसा लगता है कि ये मजबूरी के मारे आंध्र प्रदेश और बिहार पर मेहरबानी करते जा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मोदी हुकूमत से ये तवक्को की जा रही थी कि ख़ासतौर पर नीतीश कुमार ये तवक्को कर रहे थे कि रियासत बिहार को खुसूसी मौक़िफ़ का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन मोदी ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता अचानक इतनी तेज़ी से नहीं कर सकते। उसी तरह आपने चंद्रबाबू नायडू को भी यही तवक्को थी कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ का दर्जा दिया जाएगा, अता किया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया गया, सिर्फ अच्छे पैकेजेस दिए गए हैं। और हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत ही होशियारी के साथ उन पैकेजेस का इस्तेमाल करते हुए मोदी हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो जो चाहे वो उन्हें दे दिया जाए। तो बहरहाल राहुल गांधी की एक बात बहुत अच्छी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। आम आदमी को अगर राहत मिलती तो मैं समझता कि दालों की कीमतों में कमी कर दी जाती, अनाज या अशिया महतियाज की जो फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी कीमतों में कमी कर दी जाती, या फिर खुर्दनी तेल है उनकी कीमतों में कमी कर दी जाती, या पेट्रोल और डीजल के साथ साथ आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भी कमी कर दी जाती, लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को बकौल राहुल गांधी आम आदमी के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अपनी सीट बचाने की फिक्र है, अपने इक़्तिदार बचाने की फिक्र है। और खड़गे ने तो वादे तौर पर कहा है कि ये मायूस कुन बजट है, और मोदी हुकूमत जिस अंदाज में बात कर रही है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां जो वादा किया गया था उस पर अब तक तो अमलावरी नहीं की गई, लेकिन अब ये कहा गया है कि 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 4.1 करोड़ नौजवानों के लिए जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो सजा साहब, आप ये बताइए कि नौजवानों को कब तक ये लॉलीपॉप दिया जाएगा? देखिए, आम आदमी की तो जो है कोई खातिर ही नहीं करता, ऐसा महसूस होता है। अब जैसे कि हमने देखा कि कुछ स्पेशल जो है कुछ बजट बिहार को दिया गया, कुछ पैसे जो है आंध्र प्रदेश को दिए गए, लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत ही जो है अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने यूपी को सज़ा दे दी, यूपी में लोगों ने आपको हराया है, बीजेपी की सीटों को जो है 33 तक महदूद कर दिया है 70 से। तो उन्होंने कहा कि चलो आपने यूपी को जो है सज़ा दे दी कि वहाँ कुछ भी आपने नहीं दिया, लेकिन वो रियासतें जहाँ पे बीजेपी को इख्तिदार सौंपा गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे जो है और कोई रियासत हो, तो उनका एक कहना है कि जिन रियासतों में बीजेपी को इख्तिदार सौंपा है और जिन रियासतों में जैसे कि महाराष्ट्र है और जो है और भी रियासतें हैं जहाँ से बीजेपी को तवक्को है कि मुजवज़ा इंतखाबात में उसको अच्छी जो है खासी
वहाँ पे अक्सरियत मिलेगी या उसको इख्तियार मिलेगा, तो उनका कहना है कि उन रियासतों को भी जहाँ से तवक्को है बीजेपी को, कोई जो है भलाई नहीं की गई, महाराष्ट्र के लिए कोई भलाई नहीं की गई। देखिए अलमनाक पहलू ये है कि लोगों का कहना है कि हम तो समझ रहे थे कि चावल, आटा, रोटी, दाल सस्ती हो जाएगी, तेल सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, ये आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, बुनियादी। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आम आदमी की जो खुराक है, चावल, तेल, दाल, रोटी, ये चीज़ें सस्ती की जाएंगी। लेकिन निर्मला रमन ने ये कहा कि हमने जो है फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम था उसको मज़ीद 5 साल तक बढ़ा के जो है गरीब आदमी पे जो है हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि उनको जो है हम फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत फ्री में जो है अनाज दे देंगे, जो भी जो है राशन के तहत आता है वो। लेकिन सोना और मोबाइल जो सस्ता करने की बात की गई है, जो कहा गया है कि हम यहाँ पे ड्यूटी कम करेंगे तो कुछ सस्ता हो जाएगा, चाहे वो सोना हो, कुछ उसमें भी बहुत ज़्यादा सस्ते की तवक्को नहीं है, कुछ सस्ता हो जाएगा, 1% या 2% सस्ता हो जाएगा, तो उससे आम आदमी का, मोबाइल फ़ोन और सोने से आम आदमी का क्या भला होगा? क्या सी फूड आम आदमी खाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या आम आदमी का भला होगा? तो ये सोचने वाली बात है कि आपने बजट बहुत ही जो है मुनज़्ज़म तरीके से एक ऐसे मंसूबे के तहत बनाया है कि जिसमें आपने सोचा है कि हम कुछ सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, हम कुछ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाएंगे, हम कुछ ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे जिससे कि जो है हमारी हुकूमत को फ़ायदा हो, या फिर जो है हम अपने इत्तेहादियों को, ऐसे इत्तेहादियों को जिनके नाराज़ होने से हुकूमत के गिरने का ख़तरा है, उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे, ये आपने सोचा है। तो इससे आम आदमी यकीनन नाराज़ हुआ है, मायूस हुआ है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर हैं, या फिर अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी हैं, या फिर जो है समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव हैं, या फिर जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय रावत, अगर ये लोग, ये अपोजिशन लीडरान जो है बजट को मायूस और जो है आवाम दुश्मन करार देते हैं, तो यकीनन वो गलत नहीं कह रहे। और वैसे भी आप देखेंगे सज्जद साहब, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो बजट को हमेशा आप देखें 7 बजट जो पेश किए गए हैं, हर बजट की तारीफ की है, हालांकि उसमें एक जो मुतवस्सित तबका है उसके लिए कोई राहत नहीं थी, या गरीब तबका है जो उसके लिए राहत नहीं थी। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर दालें सस्ती हो जाती तो गरीब आदमी को कितना फ़ायदा होता, लेकिन दालें उन्होंने सस्ती नहीं की। अब अंदाज़ा कीजिए कि आप जो सस्ती कर रहे हैं, गोल्ड, क्या गरीब गोल्ड खरीद सकता है? ये चैलेंज दे सकता हूँ कि गरीब एक आधा तोला गोल्ड भी नहीं खरीद सकता, इवन मिडिल क्लास के लोग अब नहीं खरीद सकते, ये हाल हो गया है। आप अंदाज़ा कीजिए। तो गोल्ड पर आप देखेंगे कि जो सिल्वर कस्टम ड्यूटी आयद की गई है उसमें से 6% कमी कर दी गई। उसी तरह अब आप अंदाज़ा लीजिए प्लैटिनम, क्या कोई गरीब आदमी प्लैटिनम खरीद सकता है? उस पर 6.5% कस्टम ड्यूटी ख़त्म की गई या कम की गई है। तो ये दौलतमंदों को फ़ायदा पहुँचाने के इकदाम है और इससे ज़ाहिर होता है। इसी तरह आप देखेंगे सिल्वर पर जो है उस पर भी कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। तो कहने का मतलब है ये भी अमीर आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सनअतकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और ताजिरीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए कोई इसमें कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल इस तरह की जो यानी आवाम को धोखा दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में आवाम को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि वो इक़दाम किए जाने चाहिए जो आवाम की बहबूद के लिए हो। और आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि अब ये भी दावा किया जा रहा है कि जो न्यू टैक्स स्लैब है नए टैक्स सिस्टम का, उसमें तनख्वाह याफ्ता मुलाजिमीन को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये की छूट हो सकती है। इस तरह की बातें भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाह पाने वाले मुलाजिमीन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है या मियारी कटौती की हद है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। तो ठीक है, अगर आप कुछ अच्छे इक़दाम करते हैं तो उस पर की तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन अगर आप आम आदमी, गरीब आदमी के खिलाफ इक़दाम करते हैं तो वो बहुत बुरी बात है। बहरहाल आने वाले दिन बताएंगे कि मोदी हुकूमत का क्या होगा, क्योंकि मोदी हुकूमत फिलवक्त 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, एक नीतीश कुमार, दूसरे चंद्रबाबू नायडू, और अब दोनों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और वो चाहेंगे कि इसी तरह का फ़ायदा मोदी हुकूमत को डरा डरा कर हासिल करते रहें, क्योंकि बैसाखी अगर हट जाए तो मोदी इधर भी गिर सकते हैं
हैं मोदी उधर भी गिर सकते हैं। तो बहरहाल अब मोदी के लिए यही रास्ता है कि वो जब तक सेहतमंद नहीं हो जाते ये बेसाखियों का सहारा लेते रहेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, सेहतमंद के मतलब ये नहीं कि मोदी बीमार हैं, बल्कि सेहतमंद का सियासी तौर पर जो मुस्तहकम अगर नहीं हो जाते तो जब तक तो नहीं है दो बैसाखियों का सहारा लेना ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आप चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीट यानी MBBS, BDS और आयुष के तमाम कोर्सेज में इस नीट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि तकरीबन 24 लाख तलबा ने इस मरतबा नीट के इम्तिहानात में शिरकत की थी। और इस इम्तिहान में जिस तरह की करप्शन का और स्कैम मंजरेआम पर आया था, बदनवानियों के वाक़यात मंजरेआम पर आए थे। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारे हिंदुस्तान में हर साल ये देखा जाता है कि नीट में 1 या 2 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या उम्मीदवार होते हैं जो 720 नंबरात हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस मरतबा 65 या 67 उम्मीदवारों ने 720 नंबरात हासिल किए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि क्या हाल है। और एक ही सेंटर के 7 तलबा को ये एजाज़ हासिल रहा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि नीट में ऐसी बदनवानियाँ हो जिससे पता चला कि बड़े पैमाने पर बदनवानी हो। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दे दिया है कि नीट रीटेस्ट नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ये तालीमी शोबे में कुछ भी हो जाए, बड़ा से बड़ा स्कैम हो जाए, बड़े से बड़ी बदनवानी हो जाए और हुकूमत जो चाहे वो करे, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। तो बहरहाल जहाँ पर तालीमी सिस्टम ख़राब हो जाता है और सड़ गल जाता है तो समझिए कि तबाही व बर्बादी यकीनी हो जाती है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि हमारी रियासत तेलंगाना से है। और तेलंगाना में आपको बता दूँ, जहाँ तक हैदराबाद और अतराफ अफनाफ के बारे में मसाजिद का ताल्लुक़ है, उस बारे में कहा जाता है चूँकि कुतुबशाही दौर की जो मसाजिद हैं, बहुत ढेर सारी मसाजिद हैं। कम अज़ कम ये कहा जाता है कि हमारे शहर हैदराबाद फरखंद बुनियाद के में और अतराफ अफनाफ में कम अज़ कम 100 मसाजिद ऐसी हैं जो गैर आबाद हैं। और ऐसी मसाजिद के तहत जो कीमती औक़ाफ़ या अराज़ियात है वो अपनों ने और गैरों ने अपने कब्ज़ों में ले लिए हैं। अब एक नया ताज़ा वाक़या यानी एक ताज़ा वाक़या ये पेश आया है मोइनाबाद शहर के बिल्कुल करीब है। और वहाँ एक कुतुबशाही मस्जिद को, जिसका नाम जागीरदार मस्जिद है, उसे शहीद कर दिया गया और उसको प्लाटिंग के लिए शहीद किया गया। तो बहरहाल आप देखेंगे कि प्रसाद नामी एक शख्स ने ये ख़तरनाक काम किया है, इस तरह कहा जा रहा है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। और पुलिस ने, मोइनाबाद पुलिस ने कई एक मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, 329, 329, 324 और 298, 299, 196, 300 BNS और कई और दफ़ात के तहत BNS के मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब उस मस्जिद को जो शहीद कर दी गई है दोबारा तामीर किया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वक्फ रिकॉर्ड में भी है। और अच्छा ये हुआ कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। और आपको यही बता दूं कि सबसे पहले अमजदुल्ला खालिद को इतला दी गई, उसके बाद आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो MLC हैं मिर्ज़ा रहमत बेग वो भी वहाँ पहुँचे और टेमरिस के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी भी वहाँ पहुँचे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने भी मुकाम का मुआयना किया। और साबिक़ जो BRS के साबिक़ जो सदर नशीन थे अक़लियती मालियाती कारपोरेशन इम्तियाज़, वो भी वहाँ पहुँचे, ये कहा जा रहा है। तो सज्जा साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मस्जिद भी तामीर की जा रही है, लेकिन जो खाती हैं उन्हें नहीं बख्शना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि शहर बल्दा के अतराफ़ जो है हैदराबाद बल्दा के अतराफ़ अफनाफ में बहुत सारी जो है गैर आबाद मस्जिदें कायम हैं। छोटी छोटी मस्जिदें कुतुबशाही दौर में तामीर की गए थे। देखिए कुली कुतुबशाह के दौर में कहा जाता है कि शहर की और किले गोलकुंडा की निगरानी के लिए शहर से कोसों दूर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पे छोटी छोटी टुकड़ियों को तैनात किया जाता था। फौज के दस्तों को 10-12 जो है फौजियों को वहाँ पे तैनात किया जाता था। तो उनके लिए एक मस्जिद तामीर की जाती हर किलोमीटर पर, बिल्कुल उनके लिए एक मस्जिद तामीर की जाती थी ताकि वो नमाज का भी वहीं जो है अपने ड्यूटी के दौरान में नमाज का भी एहतमाम कर लें। तो उन मस्जिदों को आबाद रखने के लिए उनके तहत जागीरें जो है अता की जाती थी और वो मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा है। तो बहरहाल जब से जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उर्दू निज़ाम की जो है हुकूमत गई है यहाँ पे, चक्कुत हैदराबाद के बाद से ही बहुत सारे लोगों की नज़रें जो है
औकाफ़ी जायदादों पर रही है। जी हाँ, जी हाँ। और वो सिलसिला आज तक जारी है। ये जी। समझ में आती है बात, हम ये देखते हैं, इस वाक़े को देखते हैं तो यकीनन वक्फ बोर्ड ने भी बर वक्त जो है इक़दाम किया है और उस मस्जिद को शहीद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की गई है। लेकिन फ़िलहाल जो है मस्जिद दोबारा तामीर करने का काम हो गया है, वहाँ पे शुरू हो गया है। दोबारा से जो है वहाँ पे एक नई मस्जिद बनाई जाएगी। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह के वाक़यात पे मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हों, इस सिलसिले में भी कार्रवाइयाँ करने की बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।